Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 4 of our chapter Indian Economy on the Eve of Independence. और आज हम करने वाले हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड का क्या कंडीशन था। अब बेसिकली फॉरेन ट्रेड का क्या मीनिंग होता है। फॉरेन ट्रेड का सेंस है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगा लाइक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात हो रही है। फॉरेन ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट इंटरनेशनल सेल्स को बोलते हैं। और फिर इंपोर्ट करना, गुड्स को जब फॉरेन कंट्रीज से परचेज कर रहे हैं तो वो इंपोर्ट होगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे परचेजेस कर रहे हैं तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो वो फॉरेन ट्रेड होगा। तो फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो वो सारी पॉइंट्स को आज हम क्लियर करेंगे। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उसे क्लियर करेंगे। नॉर्मली जब इंडिया में ब्रिटिश रूल नहीं था, एंशियंट टाइम्स की बात करें तो उस टाइम पे तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो काफी ज्यादा एमिनेंस उसे मिला हुआ था, काफी फेमस था। इंडिया फेमस था हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए, फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हुआ करता था। बट जैसे ही ब्रिटिश रूल हुआ इंडिया में, जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उस पे टोटल कंट्रोल ब्रिटिशर्स का हो गया। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बना दी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी। ये पॉलिसी मैंने आपको बताई थी क्या पॉलिसी है ये। इसमें अगर इंडिया ट्रेड कर रहा है, इंडिया फॉरेन ट्रेड कर रहा है लाइक ब्रिटेन के अलावा और कंट्रीज के साथ, तो उस पे तो बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। बट अगर इंडिया जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे ब्रिटिशर्स के साथ तो उस पे कोई टैक्स नहीं होगा। तो ये था डिस्क्रिमिनेशन वाली, भेदभाव वाली पॉलिसी। तो इसकी वजह से ही जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो सारा कहाँ तक लिमिटेड हो गया, ब्रिटेन के साथ। मोर देन जो हमारा 50% ट्रेड था वो ब्रिटिशर्स के साथ ही हुआ करता था। हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड ही बदल गई। तो जब ब्रिटिशर्स नहीं थे उससे पहले तो सब बातें अच्छी थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपने बेनिफिट के हिसाब से अपने अपने ये को मतलब उनकी कंट्री को एडवांटेज मिले उसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा इंडिया को एक्सप्लॉइट करा। तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशंस बन सकती हैं फॉरेन ट्रेड के लिए। तो फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, फर्स्ट इसमें हमें क्या पॉइंट बताना होगा कि इंडिया जो था उसकी क्या पोजीशन हो गई थी, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया जो है एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मीन्स की रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। तो किसको एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, ये किसको एक्सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन में रॉ मटेरियल की नीड थी। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो वहां पे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड था। लाइक वहां पे जैसे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके लिए इंडिगो चाहिए था। तो इंडिगो रॉ मटेरियल कहाँ से जा रहा है, कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से। इंडिया एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट हो रही थी, लाइक रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, जूट, इंडिगो एसेट्रा। ठीक है, अब ये तो रॉ मटेरियल हो गया, इंडिया इसका एक्सपोर्टर बन गया। फिर जब ब्रिटेन में रॉ मटेरियल पहुंचा, उन्होंने इस रॉ मटेरियल को, जैसे ये वूल है, वूल को, इस रॉ मटेरियल को यूज करा, वूल को यूज करा, इससे क्लॉथ्स बनाए, फिनिश गुड्स बन गए। और फिनिश गुड्स के लिए उन्हें मार्केट चाहिए थी तो वो मार्केट भी इन्होंने किसको बना दिया, इंडिया को। मीन्स इंडिया जो है इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। इंडिया जो है ब्रिटेन से गुड्स खरीद रहा है, फिनिश गुड्स, लाइक उसमें किस किस चीज का इंपोर्ट हो रहा है, कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स। तो क्या पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि रॉ मटेरियल के सप्लायर इंडिया बन गया और इंपोर्टर फिनिश गुड्स का बन गया। ठीक है, तो एक तरीके से और भी चीजें थी, जैसे कैपिटल गुड्स का भी इंपोर्ट करते थे हम। तो ये पॉइंट क्या क्लियर कर रहे हैं, बैकवर्डनेस, क्योंकि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करने में कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट किसमें है, फिनिश गुड्स को बाहर बेचने में ज्यादा बेनिफिट है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसमें बैकवर्डनेस आ गई थी, उसमें ज्यादा इनकम नहीं थी। वो सारे पॉइंट हमें क्लियर हो रहे हैं। तो इंडिया क्यों एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का, उसका रीजन क्या था, उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बना दी थी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी। तो अभी मैंने आपको बताया ये पॉलिसी क्या थी। ये पॉलिसी ऐसी थी कि जो इंडिया है अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे ब्रिटेन के साथ तो कोई टैक्स नहीं, बट अगर अदर कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो बहुत ज्यादा टैक्स लगने वाला है। ठीक है, इसी वजह से ये पोजीशन हो गई थी इंडिया की। नेक्स्ट पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड।
मोनोपोली मीन्स कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल हो गया था इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर। मोनोपोली होता है सोल कंट्रोल, सिर्फ एक का कंट्रोल, और वो एक यहाँ पे कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे कंट्रोल कर लिया क्योंकि उन्होंने पॉलिसी बना दी थी। तो अब क्या होता था ना, जब ब्रिटिशर्स नहीं थे उससे पहले तो इंडिया का जो ट्रेड था बहुत ज्यादा बहुत सारी कंट्रीज के साथ हुआ करता था, बट जैसे ही पॉलिसी बनी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड टैरिफ पॉलिसी, उसकी वजह से इंडिया का जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है किन किन कंट्रीज के साथ ट्रेड हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हमारा जो है वो कहाँ तक हो गया था, लिमिटेड ब्रिटेन के साथ। मोस्टली जो फॉरेन ट्रेड था उस पर कंट्रोल ब्रिटिशर्स का हो गया, अधिकतर जो फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटिशर्स के साथ ही हो रहा था। तो इससे समझ आ रहा है कि हमारे फॉरेन ट्रेड पे कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर्स का। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिली, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। सरप्लस का क्या सेंस होता है, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड देन इम्पोर्ट। जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं ना इम्पोर्ट से तो इसको हम बोलते हैं सरप्लस। ये एक अच्छा साइन है, एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए, बाहर ज्यादा बेचो बाहर से कम खरीदो, तो सरप्लस। जैसे अब 100 रुपए का सामान बाहर बेचा और बाहर से खरीदा 80 का, तो कितना डिफरेंस है, 20 का, तो ये सरप्लस है। तो सरप्लस होना एक अच्छा पॉइंट है, बट ये सरप्लस किस वजह से हो रहा था, क्योंकि इंडिया तो एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल का, तो फिर वही है कि इसमें इतना कोई बेनिफिट नहीं है इंडिया का। चलो फिर भी सरप्लस हो रहा है तो उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में होना चाहिए ताकि इंडिया डेवलप करे, इंडिया की ग्रोथ हो, बट ऐसा नहीं हो रहा था। जो भी सरप्लस आया, जो भी फॉरेन ट्रेड से एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट मिला, इनकम हुई, वो भी किसको बेनिफिट दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स को। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने क्या किया, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस थे, जो ब्रिटिशर्स वॉर्स वगैरह कर रहे थे उस पे जो खर्चे करने थे, वो सारी चीजें वो जो है इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड का सरप्लस है उससे वो कवर कर रहे थे। मीन्स जो भी फॉरेन ट्रेड से इनकम हो रही है वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं हो रही, इंडिया की ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उसका भी बेनिफिट कौन ले रहा है, ब्रिटिशर्स। तो इससे क्लियर हो रहा है कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसमें जो है बहुत ज्यादा कमियां आ गई थी, इससे इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस क्लियर होती है। तो ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट थे फॉरेन ट्रेड के। और अब आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम करेंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमारा कैसा था। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल का क्या सेंस है, इसमें कंट्री की पॉपुलेशन के फीचर्स को देखा जाता है। लाइक पॉपुलेशन के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमारा कैसा था, अब हम वो समझने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ जाता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, बहुत ज्यादा थे, बहुत हाई थे। और कितने थे ये, जो डेथ रेट है, जो बर्थ रेट है वो है 48 पर 1000, कि हर 1000 लोगों में कितने पर्सन्स का बर्थ हो रहा है, तो 48 पर 1000। और जो डेथ रेट है इट वॉज 40 पर 1000। तो ये दोनों ही बहुत हाई थे। क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मैसिव पॉवर्टी को, ठीक है, फैसिलिटीज कम है, पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है। और फिर डेथ रेट ज्यादा होने का क्या सेंस है, डेथ रेट ज्यादा हो रही है मीन्स जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसकी कमी है, तो इस वजह से डेथ भी ज्यादा है। और बर्थ रेट ज्यादा है क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसमें अवेयरनेस नहीं है, वो सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो ओवरऑल क्या बताना है इसमें हमने कि जो बर्थ रेट था, डेथ रेट था, दोनों ही हाई थे। और बर्थ रेट 48 पर 1000 था, डेथ रेट 40 पर 1000 था। नेक्स्ट जो फीचर था पॉपुलेशन का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या सेंस होता है, डेथ रेट है ये चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल से जो कम एज के बच्चे हैं उनका इन्फेंट, उनका जो मतलब यहाँ पर एज होगा उसे बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मीन्स जैसे 1 साल की एज से पहले ही जो बच्चे मर जाएंगे उनको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। तो अब इसमें वो कितना था, वो भी काफी ज्यादा हाई था, कितना 218 पर 1000,
क्या रीजन हो सकता है? मेडिकल फैसिलिटीज की कमी, मैसिव पॉवर्टी, ठीक है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हाई था। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की एवरेज लाइफ की, एक पर्सन का जो है बर्थ हुआ और एवरेज उसका कितना लाइफ होगा, कितने टाइम तक उसकी लाइफ होगी, कितने इयर्स तक, उसे बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वॉज वेरी लो, वो बहुत कम थी। और कितनी थी? 32 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। क्योंकि उसका रीजन यही है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। और फिर जो अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, अगर कोई भी पर्सन है उसको अगर मतलब बुखार आ गया, बीमार हो गया, कोई डिजीज हो गई, टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो जल्दी डेथ तो होनी थी। तो ये रीजन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का क्या सेंस है? लिटरेसी रेट मीन्स वो रेट होगा जहाँ पे दोज हु कैन रीड एंड राइट, मतलब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को जो है पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लिटरेट। तो लिटरेसी जो रेट था वो भी लो था, काफी कम था। कितना था? 16%। ओवरऑल 16% था। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है? स्टैग्नेशन इन आर इकोनॉमी, बैकवर्डनेस। लिटरेसी तो हाई होनी चाहिए, तो लिटरेसी काफी लो थी। फिर इसके बाद फीमेल, अगर फिर बात करें फीमेल लिटरेसी रेशियो की, तो फीमेल लिटरेसी जो रेट था वो तो और वर्स था, वो और लो था। और वो कितना था? इट वॉज ओनली 7%, सिर्फ 7%। ओवरऑल 16%। फीमेल की बात करें, फीमेल लिटरेसी रेशियो तो बहुत लो, क्योंकि बायसनेस काफी ज्यादा रहती थी मेल और फीमेल में, तो ये रीजन है उसका। नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 5, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसका क्या सेंस है कि मीन्स क्या हुआ था ना कि 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। 1921 इज नॉन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज 1921 की बात क्यों हुई इस टॉपिक में? क्योंकि यह है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मीन्स एक चेंज आया हमारी पॉपुलेशन में। और 1921 के बाद से क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। बिफोर 1921 तो पॉपुलेशन जो था जैसे कभी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फ्लक्चुएशंस चलती रहती थी। बट 1921 के बाद जो हमारी पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही कर रही है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किससे बोलते हैं, तो 1921 होगा। ये हमें बात ध्यान रखनी है। फिर अब क्या होगा, क्योंकि 1921 से इससे पहले 1921 से पहले जो सेंसस हुई जिसमें पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं उसे सेंसस बोलते हैं। फिर वहां पे उससे पहले तो पॉपुलेशन कम ज्यादा हो रही थी, ठीक है, लेकिन 1921 के बाद तो कॉन्टिन्यूसली जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, इसका क्या असर हुआ कंट्री पर? क्योंकि अब ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ज्यादा पब्लिक होगी, तो हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ज्यादा करने पड़ेंगे। जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा खर्चे होंगे, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। फिर जब मेंटेनेंस एक्सपेंस ज्यादा होंगे पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, तो फिर जो हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है, जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड लाइक जो भी प्रोडक्शन वगैरह एक्टिविटीज है, फिर उनसे हमारा ध्यान हट रहा है। मेनली पॉपुलेशन पे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो ग्रोथ क्या होगी, जो जीडीपी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, रिसोर्सेस लिमिटेड है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो किस टाइप का था, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि बैकवर्डनेस है, स्टैग्नेशन है, काफी ज्यादा कमियां हैं, ठीक है। अब ये वाला डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाला टॉपिक भी पूरा हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और पॉइंट, जैसे अभी हमने इंडिया का फॉरेन ट्रेड वाला टॉपिक को समझा, तो उसमें एक पॉइंट और था कि स्वेज कैनल, एक पॉइंट है 1869 में स्वेज कैनल ओपन हुई थी, स्वेज कैनल। अब इसका क्या काम था, कब ओपन हुई है? 1869 में, ठीक है। क्या था ना कि जैसे अब जो शिप्स हैं ऑपरेट करती हैं बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, फॉरेन ट्रेड के लिए शिप्स के थ्रू काम हो रहा है। तो पहले क्या होता था, काफी लॉन्ग रूट था, काफी लंबा रूट होता था इंडिया और ब्रिटेन तक, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है शिप्स के थ्रू, तो काफी लंबा घूम के जाना पड़ता था, इंडियन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर जाना पड़ता था, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा आती थी। बट विद द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनल इन 1869, स्वेज कैनल जब ओपन हुई 1869 में, तो इससे क्या हुआ
इंडिया और ब्रिटेन के बीच जो रूट है वो डायरेक्ट हो गया। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अवॉइड करके एक शॉर्ट जो है एक रास्ता मिल गया जिससे कि इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम होने लग गई। इसी वजह से ये भी एक रीजन हम बोल सकते हैं कि इसी वजह से फिर जो ब्रिटिशर्स हैं उनका मोनोपोली कंट्रोल हो गया इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर। ठीक है, तो ये इसका रीजन एक और है। स्वेज कैनल 1869 में से ओपन किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अब ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। और अगर आपको कोई डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं।